So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome back to our science class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। कल हम लोगों ने समझा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे क्या होता है और किस तरीके से हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ये अच्छी तरीके से समझ लिया है। कुछ क्वेश्चन इन टेक्स्ट में दिक्कत थी तो उन्हें शाम को अपनी क्लास में सॉल्व करें हैं, समझ गए होंगे। और फॉर्मूले भाई साहब याद कर लो, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग देखे थे, ठीक है, तो वो सब देख लो, जैसे कि आगे अब दिक्कत ना बने उन इंटेस्ट क्वेश्चन में। आज अपने चैप्टर को हम लोग वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं, तो आ जाओ फुल कंसंट्रेशन के साथ अपनी वीडियो में और देखते हैं आज हमें यहाँ पर किन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो ये रही अपनी पीपीटी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नाम से। और आज इसमें हम लोग को जो मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ दो ही देखने हैं, ठीक है। थोड़ा ही थोड़ा लेके चल रहे हैं जिससे कि तुम सब रिएक्शन याद कर सको। ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कई सारे रिएक्शन हैं, उन सभी को तुम्हें याद करना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी कई सारी रिएक्शन मिलेगी, उन सब को याद करना है। इसलिए बहुत छोटा सा टॉपिक लेके चल रहे हैं, इसलिए बहुत ही फिर हमें कोई बहाना नहीं चाहिए कि सर जी ज़्यादा था काम या ऐसा कुछ, हमें फुल लर्न चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो चलते हैं अपने एनसीईआरटी पर कुछ इस तरीके से, और अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बड़ा ही खतरनाक काम हो जाता है। Types of chemical reactions. We have learned in class 9th that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. क्लास 9th में कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में हम लोग ये पढ़े थे, समझे थे कि केमिकल रिएक्शन होते समय एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ऐसा नहीं होता है कि कोई एलिमेंट है हमारे पास रिएक्टेंट में, उसके एटम्स प्रोडक्ट में दूसरे एलिमेंट के साथ चले जाएं। ऐसा होते हुए हम लोगों ने नहीं देखा है कि किसी एलिमेंट का एटम, यदि ए एलिमेंट है और इसका जो एटम है वो रिएक्टेंट में बी एलिमेंट के साथ चला जाए, ऐसा नहीं होता है। नॉर डू एटम्स डिसअपीयर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। और ना ही ऐसा होता है कि एटम्स डिसअपीयर हो जाएं, एटम्स गायब हो जाएं, ठीक है। एटम्स जो रहते हैं वो सेम रहते हैं। जैसे कल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में तुम देखे थे, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब रिएक्टेंट में जो भी हमारा मास रहेगा वही हमारा प्रोडक्ट साइड भी होगा। तो एटम्स कहीं जाने वाले नहीं हैं और ना ही कहीं से अपीयर होंगे। इस बात को समझ रहे हो। Actually, chemical reaction involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance. होता क्या है फिर केमिकल रिएक्शन में, भाई साहब कुछ तो होता होगा। तो इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या करता है, ब्रेक करता है बॉन्ड को और बॉन्ड को बनाता है। केमिकल रिएक्शन का मेनली काम होता है मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स या फिर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। दो लोग को मिलाने का काम या दो लोग को हटाने का काम, ये हमारा केमिकल रिएक्शन करता है। तो उसी से नए सब्सटेंस हमारे बन के आते हैं। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। चैप्टर 3 एंड 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं। तो उसी में देखो कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो वो सब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वगैरह में इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब आता है आज का अपना फर्स्ट सब टॉपिक, मेन टॉपिक में से, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है इसमें कुछ कंबाइन हो रहा है, कुछ आकर के मिल रहा है, ठीक है। वो क्या होगा, एक्टिविटी 1.4, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड आ गया तो इसको
कैल्शियम ऑक्साइड नाम सुनते ही समझ लिया करो ये CaO की बात कर रहा है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर, स्लोली ऐड वाटर टू दिस। इसमें क्या करो, थोड़ा सा वाटर डाल लो। टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? तो यस, जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड में तुम पानी डालोगे वो थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। Calcium oxide reacts vigorously with water to produce slaked lime, calcium hydroxide, releasing a large amount of heat. कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही हम वाटर उसमें डालते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज होने लगता है और बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसको कॉपी में लिख लो, याद कर लो, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड को जब भी जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है CaOH2 प्लस हीट, और ये एक्वस लिखा है, इसका मतलब वाटर में ये सॉल्युबल है, ठीक। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसमें हम देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में हमारे दो लोग हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब दो लोग मिलकर, दो टर्म है यहाँ पर, दो टर्म मिलकर के एक टर्म को बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जब 2, 3, 4 लोग मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, कंबाइन हो रहे हैं। Such a reaction in which a single product is formed from 2 or more reactants is known as combination reaction. Combination reaction की यही डेफिनेशन है, जब 2 या 3 या 4, 2 से ज्यादा रिएक्टेंट साइड हमारे हों और वो मिल करके किसी सिंगल प्रोडक्ट को बना रहे हों तो वही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब तुम कहोगे सर जी यहाँ पर हीट भी तो है, तो हीट भाई साहब कोई सब्सटेंस नहीं है। हीट जो है वो सिर्फ टेम्परेचर को हमारे बढ़ाती है, ठीक है, सब्सटेंस नहीं है। नहीं सोचो यहाँ पर दो चीज है सर। आगे चलो, A solution of slaked lime produced by the reaction 1.13, कह रहे हैं 1.13 में जो स्लेक्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसको बार बार लिखोगे तभी याद होगा भाई कि स्लेक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो फॉर्मूला होता है Ca ब्रैकेट में OH2। ये जो प्रोड्यूस होता है रिएक्शन 1.13 में इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स को जो व्हाइट वॉश करते हैं उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हम लोग उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। यहां पर भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये हमारी दीवार पर एक शाइनी फीलिंग देता है, एकदम साइन हमें अपनी वॉल्स दिखने लगती है। तो इसका मतलब वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होकर कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है, ठीक। It is interesting to note that the chemical formula for marble is also calcium carbonate CaCO3, ठीक है। जो मार्बल का अपने फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, वो भी यही है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो यहां पर भी देखो रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस CO2 कहां पे है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इससे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर लिक्विड हमें मिल रहा है। Let us discuss some more example of combination reaction। कह रहे हैं कुछ और combination reaction का डिस्कशन हम लोग करते हैं। सबसे पहला है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, तो बर्निंग ऑफ कोल में ये देखो C मीन्स कार्बन, कोल जो है वो कार्बन का ही एक पार्ट है, ठीक है। C सॉलिड प्लस O2 गैस, तो C प्लस O2 जब कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो कौन सी गैस फॉर्म होती है, CO2। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है, ये तुम्हें दिया जा सकता है क्वेश्चन में कि राइट द रिएक्शन व्हेन कोल इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
तो यही लिख देना। अब पूछा जाएगा कौन सी रिएक्शन है ये, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, H2 और O2 मिलकर के वाटर बना रहे हैं। ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हैं यहां पर और एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, गिव्स 2H2O। अब देखो यहां पर तो सिर्फ पहले तो सिर्फ H2 प्लस O2 ही रहा होगा, ये H2O फॉर्म कर रहा है। इसके बाद इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया गया होगा, यहां पर देखो H के तो दो हैं, H के दो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड दो हैं और यहां पर वन ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया गया 2 से। तो अब ये इस तरीके से हमारा बैलेंस हो जाएगा। 2H2 प्लस O2 gives 2H2O। समझ में आया? In simple language, we can say that when two or more substance, elements or compounds combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। फिर से वही बात कर रहे हैं कि सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, वो एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, मिल करके किसी सिंगल प्रोडक्ट को बनाएं तो उनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। In activity 1.4, we also observe that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. Reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reaction. अभी जब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, अभी हम लोग देखे थे ना, लाइम वाटर को जब हम लोगों ने वाटर के साथ किया था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल रहा था, स्लेट लाइम मिल रहा था, तो उसमें बहुत सारी हीट रिलीज हो रही थी, हमारा जो बीकर था वो गर्म हो गया था। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो रिएक्शन हुई ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहां से एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हो तुम कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, हीट अपनी रिलीज हो, हमारा वो जो बीकर है वो गर्म हो जाए, तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हम हीट खुद दें, हम हीट दें उसको, तब वो हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब मीथेन। नेचुरल गैस क्या कहते हैं, मीथेन। मीथेन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जा रहा है, मीथेन एक नेचुरल गैस है। CH4 याद होगा, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। CH4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में देखे थे हम लोग। तो CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। CO2 प्लस 2H2O, ये किसका एग्जांपल दे रहे हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के यहां पर एग्जांपल दे रहे हैं कि इसमें बहुत सारी हीट रिलीज होगी। जब मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमें वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम मिलेगा। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसका मतलब रेस्पिरेशन करते समय बहुत अमाउंट में हम लोग हीट को रिलीज करते हैं। We all know that we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat. हम जानते हैं जिंदा रहने के लिए जरूरी है भोजन का करना, एनर्जी को लेना। During digestion, food is broken down into simpler substances. For example, rice, potato, and bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. कह रहे हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, चाउमीन हो गया, पनीर हो गया, जो भी हम खाते हैं, इसको सिंपलर फॉर्म में, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, तो इनको सिंपलर फॉर्म में क्या होता है, ब्रोक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। हम जितना भी चीज खाते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, ब्रेक इनटू पीसेस, और उनको ग्लूकोज बनाया जाता है।
दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। और ये ग्लूकोज जो है, ये जो ग्लूकोज है हमारे सेल में प्रेजेंट ऑक्सीजन से मिलता है। हमारे सेल में प्रेजेंट ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस जा रही है, उनसे ये ग्लूकोज जो कि था कार्बोहाइड्रेट और उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करके बनाया गया है, ये ग्लूकोज मिलता है ऑक्सीजन से जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं और फिर उनसे मिलकर के हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। इस रिएक्शन को रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें ये ग्लूकोज हमारे ऑक्सीजन से मिलता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6 एक्वस है क्योंकि पानी में डिसॉल्व है, प्लस 6O2 ऑक्सीजन से ये ग्लूकोज क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो क्या क्या हो रहा है, रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड प्लस एनर्जी। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के ये सब एग्जांपल हैं। क्वेश्चन सिंपल सा आ सकता है कि रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन में हम एनर्जी रिलीज करते हैं, हीट रिलीज करते हैं कि हीट हम कंज्यूम करते हैं। क्या फॉर्मूला है, तो ये लिख देना C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, ये तभी लिख पाओगे जब इसको कई बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, नहीं तो भाई साहब कहाँ लिख पाओगे। अगला, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कह रहे हैं जो हम लोग वेजिटेबल को डिकम्पोज करते हैं, जो सड़े गले वेजिटेबल्स होते हैं या उनकी पील्स को हम लोग कंपोस्ट के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं, वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है जब उसको डिकम्पोज हम कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। 1.1 मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल याद है, एक्टिविटी वो याद है ना, जिसमें अभी हम लोगों ने किया था। तो वो बताना है तुम्हें कि वो क्या है, वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। क्या वो एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है, ये तुम्हें बताना है। तो सोचो, बताना शाम को। ठीक है, ध्यान रखना, हमारे पढ़ाने के बाद पूरी एक अच्छे से रीडिंग करना है, क्योंकि बीच बीच में कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम तुमसे कह रहे हैं कि इसको शाम को बताना, तो शाम को पूछेंगे। और भाई साहब एकदम अब अलर्ट रहिए, पढ़ाई करिए, बहुत कम समय बचा है। ठीक है, अगर अब नहीं जागे तो फिर बहुत बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब आज का अपना दूसरा सब टॉपिक और लास्ट टॉपिक वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया। कॉम्बिनेशन में यही था कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हमारे क्या बना रहे थे, एक सिंगल प्रोडक्ट को बना रहे थे, तो उनको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे थे। अब आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्टिविटी 1.5 टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, कह रहे हैं कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स ले लो बॉइलिंग ट्यूब में, इस तरीके से। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर नोट कर लो, जो कि ग्रीन कलर का होगा। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर और स्प्लिट लैंप एज शोन इन फिगर 1.4। और इस तरीके से बर्नर के या फिर स्प्लिट लैंप के इस तरीके से तिरछा करके हमें करना है, क्योंकि इससे फ्यूम्स निकलेगा, धुआं निकलेगा, जो कि थोड़ा सा हमारे लिए डेंजरस हो सकता है यदि हम उसको पूरा का पूरा इनटेक कर लें। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। जब क्रिस्टल्स को गर्म किया जाएगा तब उसके कलर में चेंज आएगा, वहां से फ्यूम्स निकलेगी, उसको ऑब्जर्व करना है। हैव यू नोटिस्ड दैट द Have you noticed that the green color of the ferrous sulfate crystals has changed? You can also smell the characteristics order of burning sulfur. कह रहे हैं उसका जो ग्रीन कलर है वो चेंज हो गया होगा, तुम देख रहे होगे, और उसका जो ऑर्डर है, उसका जो फ्यूम्स निकल रही है, उसको भी तुम क्या कहते हैं, स्मेल कर सकते हो। अब यहां पर फेरस सल्फेट जो लिए थे उसका फॉर्मूला अपना है FeSO4। FeSO4 को गर्म किया जा रहा है, FeSO4 को गर्म किया जा रहा है, तो वो क्या दे रहा है हमको, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर
ट्राई ऑक्साइड, यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम है तो डाई ऑक्साइड हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम हैं तो ट्राई ऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कहाँ, ये क्या है अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब एक रिएक्टेंट से कई सारे प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं, एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर के कई सारे रिएक्शन बना रहा है, तो उसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products. This is the decomposition reaction. Ferrous sulfate crystal FeSO4 7H2O lose water when heated and the color of the crystal changes. हम देख रहे हैं कि एक ही रिएक्टेंट है जिसको हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं, जिसको हम लोग हीट कर रहे हैं, तो वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो रहा है। It then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड व्हाइल सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर गैसेस। फेरिक ऑक्साइड जो इसमें तुम्हें प्रोडक्ट मिल रहा है ये सॉलिड है, बाकी दोनों के दोनों क्या है, गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. कह रहे हैं एक और decomposition reaction है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड अभी हम लोग देखे थे, ठीक है, एक्टिविटी 1.1 में। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये चेंज हो जाता है जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं और जिसको हम लोग स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, ठीक है, स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, नहीं स्लेक्ड लाइम तो हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है, ठीक है, इसको लाइमस्टोन बोलते हैं। ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम हीट करेंगे, हीट करने का मतलब है कि डिकम्पोज कर रहे हैं, डिकम्पोज करेंगे तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट में हमको मिलेगा। वो क्या है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक है अपना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, Another example of thermal decomposition reaction is given in activity 1.6. इसमें क्या बात हो रही है, तो टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब में क्या ले लो, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर ले लो। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन फिगर 1.5। इस फिगर 1.5 में तुम देख रहे होगे कि इसमें एक बॉइलिंग ट्यूब को गर्म किया जा रहा है। इस बॉइलिंग ट्यूब में क्या है, लेड नाइट्रेट है। तो कह रहे हैं इसमें तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, नोट डाउन द चेंज इफ एनी। तो नीचे दिया गया है क्या क्या चेंज होगा। अब इसको करते हम लोग तो थोड़ा सा और क्लियर होता, लेकिन ये है केमिस्ट्री, इसमें करने से ज्यादा याद करना पड़ता है। You will observe the emission of brown fumes. These fumes are of nitrogen dioxide NO2. The reaction that takes place is, जो रिएक्शन है वो नीचे दिए गया है। मतलब कह रहे हैं जब तुम इसमें रिएक्शन कराओगे, जब तुम उससे हीट करोगे, तब तुम्हें कुछ ब्राउन फ्यूम्स मिलेगी। ब्राउन फ्यूम्स मतलब ब्राउन कलर का तुम्हें धुआं मिलेगा। वो क्या है, तो वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब O2 NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का तुम्हें ब्राउन फ्यूम्स मिलेगा। अब यहां पर देखो लेड नाइट्रेट का हमें फॉर्मूला दिया गया है PbNO3 2। ठीक है, ये 2 तो लगाए हैं इसको बैलेंस करने के लिए। तो PbNO3 2 को जब हम हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये डिकम्पोज होगा। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे, जब हम गर्म करेंगे बॉइलिंग ट्यूब में, तो वो लेड ऑक्साइड PbO, लेड का फॉर्मूला होता है Pb, ध्यान रखना, लेड का फॉर्मूला होता है Pb। तो लेड ऑक्साइड तो PbO
O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 और ऑक्सीजन मीन्स O2। ठीक है, इसमें ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब भाई साहब बात होती है सर जी कैसे याद होगा, तो लिखो, लिख करके याद करो कि लेड नाइट्रेट को जब भी तुम हीट करोगे तो किसमें कन्वर्ट होगा। लेड नाइट्रेट को जब तुम हीट करोगे तो उसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, पहला लेड ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑक्सीजन। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, 3 तुम्हारे प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी बार लिखोगे, जितनी बार पढ़ोगे, उतनी अच्छे से याद होगा। अब कह रहे हैं कि एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और ये बार बार पूछी जाती है। एक्टिविटी 1.7 जो है, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, इसमें तुम कभी कभी तो पूरा का पूरा ये डायग्राम बना रहता है और लेबलिंग करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान समझो भाई, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हमारा काम रहता है कि वाटर में दो रहते हैं ना, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर के वाटर को फॉर्म करते हैं। तो इसमें काम क्या होगा, हाइड्रोजन को अलग करना, वाटर से हाइड्रोजन को अलग करना और ऑक्सीजन को अलग करना, यही है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम अ वाटर मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देखो सिंपल सी डेफिनेशन बन गई। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या है, किसी वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन गैस को अलग करना, ऑक्सीजन गैस को अलग करना, वही है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या, वाटर। टेक अ प्लास्टिक मग। अब देखो इसमें जो भी एक्टिविटी है यहां पर बहुत अच्छे समझते हैं, लाइन बाय लाइन। टेक अ प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक मग ले लो, ड्रिल 2 holes at its base and fit rubber stopper in these holes। कह रहे हैं 2 ठो नीचे क्या कर दो, होल कर दो और नीचे एक रबर स्टॉपर लगा दो। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबर स्टॉपर एज शोन इन फिगर 1.6। और इसमें कार्बन के इलेक्ट्रोड्स डाल दो, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स डाल दो और इसमें किसका, ग्रेफाइट रॉड लिया गया। अब तुम ये मत कहना सर जी ग्रेफाइट है, यहाँ पे कार्बन है, ग्रेफाइट कार्बन एक के बात है। ठीक है, कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। और ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स बनाए गए हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स बनाए गए हैं, इनको 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिए हैं। अब देखो कैथोड का मतलब है ये निगेटिव एंड है, कैथोड का मतलब ये अपने निगेटिव एंड है, और ये एनोड है मतलब ये पॉजिटिव एंड है। ठीक है, बैटरी का क्लियर। तो लिखा कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी, फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमको वाटर भर देना है, पानी भर देना है, जिससे कि इलेक्ट्रोड क्या रहे, इमर्स रहे, पानी के अंदर रहे। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। और इस वाटर में कुछ ड्रॉप्स डाल देना है हमको सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। Take 2 test tube filled with water and invert them over the 2 carbon electrodes। और 2 हमें टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें वाटर भर करके इन्वर्ट कर देना है इन इलेक्ट्रोड्स पर। ठीक है, स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus undisturbed for some time। इतना करने के बाद फिर हमें इस बैटरी को ऑन करना है। पहले ही ऑन कर दोगे थोड़ा सा खतरनाक काम हो जाएगा, तूफानी काम हो जाएगा। ठीक है, बाद में करना है। जब ये सारा सेटअप कर दिए तब हमें ये स्विच को ऑन कर देना है और थोड़ा सा दूर हट जाना है। मान लो कुछ धमाका वमाका हो तो बच जाओ तुम। ठीक, तो काम क्या हुआ, एक मग लिए, 2 ठो नीचे छेद किए, 1 ठो स्टॉपर लगाए, 2 ठो इसमें ग्रेफाइट रॉड लगा दिए, कार्बन रॉड लगा दिए। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिए 6 वोल्ट की बैटरी से, ऑन नहीं किए हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें वाटर भर दिए, इलेक्ट्रोड्स जो ये 2 ठो इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड्स, इसके ऊपर रहे, फुल्ली इमर्स्ड रहे ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स। उसके बाद 2 ठो टेस्ट ट्यूब लिए हैं जो कि फुल है वाटर से, और उसको भर दिए हैं उसको हम इन्वर्ट कर दिए हैं इन इलेक्ट्रोड्स पर। इतना करने के बाद हमको बैटरी को कर देना है ऑन। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। तुम देखोगे दोनों के दोनों
इलेक्ट्रोड्स पर कुछ बबल्स तुमको दिखाई देंगे, कुछ बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। ये बबल्स जो हैं ये वाटर को डिस्प्लेस करेंगे, मतलब वाटर धीरे धीरे इससे निकलना शुरू हो जाएगा और इसमें गैसेस भरना शुरू हो जाएंगी। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब? कह रहे हैं कि क्या जो वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट हो रहा है दोनों टेस्ट ट्यूब में, क्या वो सेम अमाउंट में है? तो तुम कहोगे ना सर, कहां सेम है? देखो सर जी, इसमें सिर्फ अभी इतनी ही गैस भरी है, इसमें अभी सिर्फ इतनी ही गैस भरी है और इस टाइम यहां पर इतनी गैस भर गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले टेस्ट ट्यूब में, ये वाले टेस्ट ट्यूब में ज्यादा गैसेस भर रही हैं और ये वाले टेस्ट ट्यूब में कम गैसेस भर रही हैं। कहोगे ना बात, बोलोगे ना? तो यहां पे क्या हो जाएगा, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो यहां पर आंसर नो बोलना भाई, यस मत करना। यहां पे क्या बोलेंगे? नो। नो नो नो। फिर अगला क्वेश्चन, वंस, समझ में आया नहीं? नो यहां पे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई साहब दोनों टेस्ट ट्यूब तुम देख रहे हो, एक में कम गैस भरी है, यहां पर सिर्फ इतनी ही गैस, यहां पर कम वाटर डिस्प्लेस हुआ है, तो कम वाटर डिस्प्लेस हुआ है मतलब कम गैस आई है। यहां पर ज्यादा वाटर डिस्प्लेस हो गया है, इसका मतलब यहां ज्यादा गैस भर गई है। इस वाले टेस्ट ट्यूब में ज्यादा गैस भर गई, तो वॉल्यूम ऑफ गैस दोनों में सेम नहीं है। Once the test tube are filled with the respective gases, remove them carefully. ठीक है, एक समय आएगा कि ये पूरा का पूरा दोनों जो हमारे टेस्ट ट्यूब हैं पूरे तरीके से गैस से भर जाएंगे, वाटर पूरा डिस्प्लेस हो जाएगा। तो कह रहे हैं इसको केयरफुल्ली निकाल लो, केयरफुल्ली क्या करो? निकाल लो। टेस्ट दिस गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। कह रहे हैं टेस्ट ट्यूब को बर्निंग कैंडल के सामने ले आओ, तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे? दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुल्ली बाय द टीचर। तो देखोगे जिसमें हाइड्रोजन गैस रहेगी, ठीक है, इसमें दो में अलग अलग गैस रहेगी, एक में हाइड्रोजन रहेगा तो एक में ऑक्सीजन रहेगी। तो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स, जो गैस फॉर्म हुई है, जब उससे गैस निकल करके हमारे उस पे आएगी, कैंडल के पास आएगी, तो वहां पर एक ब्लास्टिंग साउंड होगा। ठीक है, बहुत तेज नहीं, धीमे से ही एक ब्लास्टिंग साउंड होगा, लेकिन ऑक्सीजन में हमको ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देगा। व्हाट हैपेंस इन ईच केस? तो बता दिया ब्लास्टिंग। विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब? तो बात है जिसमें ज्यादा हो रहा है, जिसमें ज्यादा हो रही है गैस कलेक्ट, वो है अपना हाइड्रोजन, यहां देखो हाइड्रोजन लिखा भी हुआ है। और जिसमें गैस हो रही कम कलेक्ट, वो होगा ऑक्सीजन, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? H2O। समझ में आ रहा है? मतलब ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन के एक एटम तो हाइड्रोजन के 2 एटम, मतलब हाइड्रोजन 2 लगेगी और ऑक्सीजन एक ही लगेगा फॉर्म होने में। इसका मतलब हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, ऑक्सीजन की कम रहेगी। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम चाहिए, ऑक्सीजन के 1। तो हाइड्रोजन वाली जो गैस कलेक्ट होगी वो ज्यादा अमाउंट में रहेगी। तो तुम आराम से पहचान लोगे कि किसमें हाइड्रोजन है और किसमें ऑक्सीजन है। जिसमें हाइड्रोजन रहेगा वो निगेटिव इलेक्ट्रोड है और जो ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरीके से ये हो गया। विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब? बता दिए तुम। एक्टिविटी 1.8 में आते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। कह रहे हैं सिल्वर क्लोराइड 2 ग्राम ले लो अपने चाइना डिश में। व्हाट इज इट्स कलर? अब सिल्वर कलर का है तो सफेद कलर का होगा। ठीक है, प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। इस चाइना डिश को सनलाइट में कुछ देर के लिए रख दो। तो सिल्वर क्लोराइड में क्या कुछ अंतर आएगा? ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तुम क्या देखोगे कि जो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का था वो ग्रे कलर का हो गया सनलाइट में। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्यों हुआ? डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से। अच्छा, जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी पढ़े वो कौन सा रिएक्शन है? तो वो भी भैया अपना है,
वो भी अपना क्या है, डिकम्पोजिशन ही है। देखो H2O वाटर था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो गया, H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक भाई, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है वो भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अच्छा, एक सवाल आता है कि भाई साहब उसमें एक हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किए थे, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर रहे थे तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किए थे, उसका क्या काम था? हमें तो सिर्फ वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करना था, तो उसका काम क्या था? ठीक है, सोच के बताना शाम को, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला हमने, क्या काम था उसका? You will see that white silver chloride turns gray in sunlight. This is due to decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है जब उस पर सनलाइट पड़ रही, जब वो गर्म हो रहा है। तो यहां पर एक फॉर्मूला बन गया 2AgCl, ठीक है। सिल्वर का Ag होता है, सिल्वर का Ag 2AgCl gives 2Ag plus Cl2 in presence of sunlight। ठीक भाई, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरीके से है, 2AgBr gives 2Ag plus Br2, 2AgBr gives 2Ag plus Br2। The above reaction are used in black and white photography। ठीक है, तो ये चीज जो लिखा हुआ है ना भाई साहब, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यही तुमको एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन लगता है। उसमें कई सारे एग्जांपल दे देंगे, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, अलग अलग तरीके के। तो अगर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अच्छे समझे हो, पढ़े हो, याद किए हो, तब जाकर के वो एमसीक्यू कर पाओगे, नहीं तो सब गलत करके एक तरफ से आते हो, सब में तुक्का मार के आते हो। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। What form of energy is causing these decomposition reaction? कह रहे हैं कि यहां पर कौन सी एनर्जी लग रही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने में। We have seen that decomposition reaction requires energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants। कौन सी एनर्जी लग रही है? देखो, कभी तो हम उसको गर्म कर रहे हैं बाई स्प्रिट लैम्प, कभी क्या हो रहा है, सनलाइट उस पर गिरा रहे हैं। इसका मतलब ये एक कैसी रिएक्शन है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की इसको हीट चाहिए, ये हीट देगी नहीं, रिलीज नहीं करेगी, इसको हीट कंज्यूम करना है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है अपनी, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। चलो, अब इसके बाद तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ जाते हैं, टेस्ट क्वेश्चन, इनको कर लेना सॉल्व। ठीक भाई, तो आज हम लोगों ने अपने इस वीडियो में डिस्कस किया दो रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कई सारी रिएक्शन इसमें देखे और अच्छे से हर एक रिएक्शन को समझे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा काम रहेगा सभी रिएक्शंस को अपनी कॉपी में लिख डालो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख डालो, याद करो। ठीक है, समय कम बचा है, याद ही करना है। ठीक है, और इंटरेस्ट क्वेश्चन जो है वो भी अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से कर लो। ठीक है, जो भी दिक्कत परेशानी बनती है किसी टॉपिक में आज के पढ़ाए हुए, तो उसको शाम को पूछ लो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।